स्वागत है आप सभी का भूगोल के इस मॉड्यूल बैच में। आज आपकी क्लास बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण से संबंधित होगी। पिछली दो क्लास में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के अंत से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यह समझेंगे कि जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ था उसकी पुष्टि से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि सच में बिग बैंग सिद्धांत हुआ था। तो हम पढ़ेंगे बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। देखिए, इसमें सबसे पहला जो प्रमाण होता है वह यह है कि 1929 में एडविन हब्बल ने हब्बल टेलीस्कोप के माध्यम से यह अवलोकन किया कि जो आकाश गंगाएं हैं वह एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो पहला क्या प्रमाण है? पहला प्रमाण यह है जिसको 1929 में एडविन हब्बल ने हब्बल टेलीस्कोप के माध्यम से देखा और बताया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यानी कि जो बिग बैंग सिद्धांत में बताया गया था कि हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु से विस्फोट होता है और वह लगातार फैलता जा रहा है। अब देखिए दूसरी बात, इसमें दूसरा कारक, दूसरा जो कारक है वह है डॉपलर प्रभाव या डॉपलर रेडशिफ्ट। डॉपलर प्रभाव देखिए होता क्या है कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं। कुछ आकाश गंगाएं पास भी आ रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारी गैलेक्सी और हमारे पास जो एंड्रोमेडा है वह एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे के पास आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि ब्रह्मांड में सभी आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं। कुछ आकाश गंगाएं एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के कारण पास भी आ रही हैं। अब वो पास क्यों आ रही हैं? वो अन्य आकाश गंगाओं की तरह दूर क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि वहां पर जो क्षेत्रीय गुरुत्वाकर्षण बल है उसका प्रभाव ज्यादा है
डार्क एनर्जी के सापेक्ष। डार्क एनर्जी एक अदृश्य ऊर्जा है जो आकाश गंगाओं को फैलाती है, उनका विस्तार करती है। लेकिन जब स्थानीय स्तर पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है तो वहां पर डार्क एनर्जी का प्रभाव नहीं रहता है। इसी कारण से हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे और एंड्रोमेडा इतनी ज्यादा दूर नहीं है, वो इतनी पास है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वे एक दूसरे को खींच रही हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे के पास आ रही हैं और भविष्य में लगभग 5 अरब वर्ष बाद उनका मिलना शुरू हो जाएगा और लगभग 2 अरब वर्ष बाद वो आकाश गंगाएं पूरी तरीके से मिल जाएंगी। यानी कि 5 अरब वर्ष बाद उनका मिलना प्रारंभ होगा और संपूर्ण तरीके से मिलने में 2 अरब वर्ष लगभग और लगभग। तो यहां पर हमें यह समझ आया कि यह जरूरी नहीं है कि सभी आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं। तो देखिए, जहां पर आकाश गंगाएं दूर जाती हैं वहां पर होता है रेड शिफ्ट। जहां पर आकाश गंगा दूर जाती है वहां पर रेड शिफ्ट की घटना होती है। लेकिन जहां पर आकाश गंगा पास आती हैं वहां पर ब्लू शिफ्ट होता है। तो देखिए, हमारे ब्रह्मांड में रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की दोनों ही घटनाएं होती हैं। वैज्ञानिकों ने क्या देखा, हबल टेलीस्कोप के माध्यम से, जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से जो हमसे दूर यानी कि आकाश गंगाएं जा रही हैं उनके प्रकाश का अवलोकन किया और उन्होंने पाया था कि जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति घट रही है। और रेड शिफ्ट की जो घटना होती है वह होती है जब कोई भी स्रोत, चाहे वह प्रकाश स्रोत हो, चाहे वह तरंग स्रोत हो, वो किसी पर्यवेक्षक से, किसी ऑब्जर्व से दूर जाता है तो वहां पर तरंग की आवृत्ति घटती है और तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। यानी कि रेड शिफ्ट में क्या होता है, रेड शिफ्ट में तरंग की आवृत्ति घटती है। जबकि तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। तो वैज्ञानिकों ने जब विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप से विभिन्न आकाश गंगाओं के प्रकाश का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया था कि तरंग की आवृत्ति घट रही है। तो जब तरंग की आवृत्ति घट रही है तो उन्होंने यह कहा कि यह रेड शिफ्ट है। तरंग की आवृत्ति घट रही है तो क्या होगा, रेड शिफ्ट।
और इसका मतलब है कि आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं। ठीक है, यानी कि जो दूसरा कारक है वह है डॉपलर प्रभाव या डॉपलर रेडशिफ्ट। वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप से, जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो दूर की आकाश गंगाएं हैं उनके प्रकाश का अवलोकन किया और उन्होंने देखा था कि जो प्रकाश है उसका अध्ययन करने के बाद कि वहां पर तरंग की आवृत्ति लगातार घट रही है। और जब तरंग की आवृत्ति घटती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि जो स्रोत है, जो प्रकाश स्रोत हो या तरंग स्रोत हो, तो हम आकाश गंगा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, यानी कि हम प्रकाश स्रोत की बात कर रहे हैं। तो पाया कि तरंग की आवृत्ति लगातार घट रही है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे ब्रह्मांड में हर आकाश गंगा के बीच में रेड शिफ्ट ही हो, ब्लू शिफ्ट भी होता है। क्षेत्रीय स्तर पर जब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डार्क एनर्जी के प्रभाव से ज्यादा हो जाए तो वहां पर डार्क एनर्जी का प्रभाव उन आकाश गंगाओं को फैला नहीं पाता है, उन आकाश गंगाओं के बीच विस्तार नहीं कर पाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वे आकाश गंगाएं पास आने लगती हैं। तो ये रहा दूसरा कारण। पहला एडविन हब्बल ने सिद्ध कर दिया एक उपकरण के माध्यम से जिसे टेलीस्कोप कहते हैं। उन्होंने देखा, अवलोकन किया और पाया कि वास्तव में आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं, यानी कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस बात से बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है। दूसरा, वैज्ञानिकों ने अवलोकन किया, जो आकाश गंगाएं हैं उनका जो प्रकाश है उसका निरीक्षण किया और देखा कि जो स्रोत है, जो आकाश गंगाएं हैं उनके प्रकाश का अध्ययन करने पर पाया कि तरंग की आवृत्ति घट रही है, यानी कि रेड शिफ्ट हो रहा है, यानी कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं। तो ये दो कारक हो जाते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में दो प्रमाण हो जाते हैं। अब देखिए तीसरा प्रमाण क्या है। अब हम बात करते हैं तीसरा प्रमाण। सन था 2010, तारीख थी 30 मार्च, 30 मार्च 2010 को सर्न के द्वारा 30 मार्च 2010 को सर्न, सर्न क्या है? 30 मार्च 2010 को सर्न द्वारा, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा एक लार्ज हेड्रन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग किया गया था। एक महाप्रयोग किया गया था, LHC, लार्ज हेड्रन कोलाइडर।
इस महाप्रयोग में हजारों वैज्ञानिकों ने भाग लिया था, बहुत सारे देशों के, यानी कि सैकड़ों देशों के हजारों वैज्ञानिक सम्मिलित हुए थे। तारीख थी 30 मार्च 2010 को। किसके द्वारा? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा एक ऐतिहासिक महाप्रयोग किया गया था, जिसका नाम रखा गया लार्ज हैड्रन कोलाइडर। सैकड़ों देशों के हजारों वैज्ञानिक सम्मिलित हुए थे। इसका जो उद्देश्य था वह क्या था? इसका उद्देश्य था जो 13.6 या 13.8 अरब वर्ष पहले जो बिग बैंग की घटना हुई थी, उसको प्रयोगशाला में दोबारा से दोहराना। यानी कि 13.8 अरब वर्ष पहले की घटना को एक प्रयोगशाला में दोबारा से यह देख रहे थे कि वह घटना कैसे हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? यह निरीक्षण करना कि 13.6 अरब वर्ष पहले की बिग बैंग घटना को प्रयोगशाला में दोहराना, ये इसका उद्देश्य था। इसमें क्या किया गया था कि जो प्रोटॉन थे उनको आपस में एक दूसरे पर बम्बारमेंट की गई थी, उनको आपस में प्रोटॉन बीमों को टकराया था। प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया। देखिए, इस ऐतिहासिक महाप्रयोग का जो उद्देश्य था वह था बिग बैंग सिद्धांत को, बिग बैंग जो विस्फोट हुआ था उसको प्रयोगशाला में दोबारा से दोहराना। और इसके लिए उन्होंने प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया था। इस महाप्रयोग में जो सबसे अधिक जो जोर दिया गया था वह यह था कि जो मूलभूत कण है जिससे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, यहां तक कि जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि सारे जो मूलभूत कण हैं, जो उस कण से मिलकर बना है, उस कण को इस प्रयोगशाला में बनाने का उद्देश्य था।
प्रयोगशाला में उस मौलिक कण का निर्माण जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इस महाप्रयोग के माध्यम से जो हमारे अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियां हैं, जैसे डार्क मैटर, जैसे डार्क एनर्जी, ये बहुत ही रहस्यकारी चीज है और वैज्ञानिक जगत के लिए जिज्ञासा की चीज है। तो वैज्ञानिकों ने माना था कि ये जो गुत्थियां हैं, इनको सुलझाने में जो मौलिक कण है, अगर हम उसके बारे में जान लें तो ये जितनी भी अनसुलझी गुत्थियां हैं उनको हम सुलझा लेंगे। और इसका जो नाम रखा था वह रखा था गॉड पार्टिकल। इस कण का नाम गॉड पार्टिकल रखा गया। यह नाम किसके द्वारा दिया गया? लियोन लेडरमैन के द्वारा। इस कण को गॉड पार्टिकल लियोन लेडरमैन के द्वारा। वैज्ञानिकों के द्वारा जो मूल कण खोजा गया था, LHC लार्ज हेड्रन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग में उस कण को गॉड पार्टिकल नाम दिया गया था। किसके द्वारा? लियोन लेडरमैन के द्वारा। इसको हिग्स बोसोन, इसका नाम हिग्स बोसोन भी रखा गया। पीटर हिग्स और SN बॉस के नाम पर हिग्स प्लस बोसोन, यानी कि पीटर हिग्स और SN बॉस के नाम पर, यहां से हिग्स उठाया गया, यहां से बोसोन, यानी कि इस गॉड पार्टिकल का नाम हिग्स बोसोन रखा गया था। ये दो वैज्ञानिक थे, पीटर हिग्स और SN बॉस। तो पीटर हिग्स और SN बॉस के नाम पर इसका नाम हिग्स बोसोन रखा गया था। देखिए, यह वह मूल कण है जिससे हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ था। यानी कि इस ब्रह्मांड की जो सबसे मौलिक इकाई है वह यही गॉड पार्टिकल है, जिसका नाम हिग्स बोसोन है। और यह पीटर हिग्स और SN बॉस के नाम पर इसका नाम हिग्स बोसोन रखा गया था। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा इस मौलिक कण को खोज लिया गया था और यह बताया गया था कि यह जो बिग बैंग घटना है यह 13.6 के लगभग 13.6 अरब वर्ष के लगभग हुई थी। तो यह बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में तीसरा प्रमाण हो गया। यानी कि पहला एडविन हब्बल के द्वारा,
1929 में। दूसरा डॉपलर प्रभाव या डॉपलर रेडशिफ्ट। तीसरा यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा इस मौलिक कण को खोज करके बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि कर दी गई थी कि बिग बैंग सिद्धांत तो हुआ था और यह जो ब्रह्मांड है यह इस मौलिक कण से इसका निर्माण हुआ है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी प्रमाण हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है और इसका नाम है CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इसकी खोज की अगर हम बात करके चलें तो यह की गई थी 1965 में पेंजिया और विल्सन के द्वारा। पेंजिया और विल्सन के द्वारा। और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। पहले यह माना जा रहा था 1927 में बेल्जियम के खगोलज्ञ थे पादरी जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया था, लेकिन जो ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय था वह इनके खिलाफ था। उनका मानना था कि यह जो सिद्धांत है बहुत ही हास्यास्पद है, इसकी खूब सारी आलोचनाएं हुई थी। लेकिन जब 1965 में पेंजिया और विल्सन ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज कर ली थी तो इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा बल मिलता है और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब देखिए CMBR है क्या। जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो वहां पर दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एक होती है 3 से लेकर 20 मिनट तक। इस घटना को खगोलकी में कहते हैं बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वह होती है 3.8 लाख वर्ष पर। यानी कि जब बिग बैंग विस्फोट होता है उसके बाद का समय है, यह आज से पीछे का समय नहीं है और यह भी बिग बैंग के 3.8 लाख वर्ष पर है। इस घटना को कहते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। अगर हम यहां पर बात करके चलें
तो यहां पर हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर जो तत्वों का निर्माण हुआ था वह तटस्थ नहीं था। लेकिन 3.8 लाख वर्ष पर जो रिकॉम्बिनेशन होता है वहां पर सबसे पहली बार तटस्थ हाइड्रोजन का निर्माण होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो 3 से 20 मिनट का समय है, यहां पर तापमान बहुत ज्यादा था। तापमान बहुत ज्यादा तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्रिया नहीं कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन लेकिन 3.8 लाख पर जाते जाते तापमान में कमी आती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ क्रिया करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्रिया करते हैं और तटस्थ हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। देखिए यहां पर तापमान कम हुआ, इलेक्ट्रॉन ने नाभिक से क्रिया की और तटस्थ हाइड्रोजन बनने लगा था। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्रिया करेगा तो अतिरिक्त जो रेडिएशन होगा उसको वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और उसको वह उत्सर्जित कर देगा। और यह जो उत्सर्जित विकिरण है इसे ही कहते हैं हम CMBR। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्रिया कर रहा है 3.8 लाख वर्ष पर, तो जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उनसे एक अतिरिक्त रेडिएशन बाहर निकलता है और उस रेडिएशन को ही हम क्या कहते हैं? CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। और यह बड़े स्तर पर निकला था CMBR। तो CMBR क्या है? 3.8 लाख वर्ष पर जब तटस्थ हाइड्रोजन का निर्माण होता है तो अतिरिक्त रेडिएशन उत्सर्जित हो जाता है, उसे ही कहते हैं हम CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इससे पहले हमारा ब्रह्मांड जो था उसमें लाइट नहीं थी। सबसे पहली बार जो दृश्यमान ब्रह्मांड दिखाई देता है वह 3.8 लाख वर्ष वाले समय पर ही दिखाई देता है और वैज्ञानिकों के द्वारा इस CMBR को विभिन्न उपकरणों के द्वारा खोज लिया गया है। यानी कि जो 3.8 लाख पर CMBR निकला था, आज वैज्ञानिक समुदाय ने उसको डिटेक्ट कर लिया है।
अब देखिए आपके दिमाग में आएगा कि CMBR हमारे ब्रह्मांड में कहां पाया जाता है। तो CMBR की अगर हम बात करें तो यह ब्रह्मांड में हर जगह है और लगभग समान मात्रा में है, चाहे वह ब्रह्मांड का कोई भी कोना हो। यह ब्रह्मांड में सर्वत्र विद्यमान है। लगभग समान मात्रा में। अब देखिए दिमाग में आएगा कि क्या यह हमारे वायुमंडल में भी है, तो इसका उत्तर है हाँ। लेकिन वायुमंडल के द्वारा इस CMBR को अवशोषित कर लिया जाता है। क्या तो ये रहा बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में चौथा प्रमाण, यानी कि जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ था उसमें धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और 3.8 लाख पर एक रेडिएशन बाहर निकलता है। उस रेडिएशन को पेंजिया और विल्सन ने 1965 में खोज निकाला था और बताया था कि जो बिग बैंग हुआ है वह घटना सच है। उसका नाम था CMBR। यह ब्रह्मांड में सर्वत्र विद्यमान है, लगभग समान मात्रा में यह सभी जगह पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में भी पाया जाता है, लेकिन वायुमंडल के द्वारा इसे अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये रहे बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में चार प्रमाण। पहला प्रमाण 1929 में एडविन हब्बल के द्वारा हबल टेलीस्कोप से अवलोकन किया और बताया था, उन्होंने देखा हबल टेलीस्कोप से कि आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं। तो यह पहला प्रमाण हो जाता है कि सच में बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग भी तो यही बताता है कि हमारे ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। दूसरा प्रमाण डॉपलर रेडशिफ्ट, वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न टेलीस्कोप से विभिन्न आकाश गंगाओं के प्रकाश का अवलोकन किया और देखा कि तरंग की जो आवृत्ति है वह लगातार कम हो रही है। इसका मतलब रेड शिफ्ट हो रहा है और इसका मतलब कि आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं। तीसरा, CERN के द्वारा वह मौलिक कण प्राप्त कर लिया है जिसके द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। चौथा, CMBR जो 3.8 लाख वर्ष पर बाहर निकलता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के आपस में मिलने के कारण। उस CMBR को 1965 में पेंजिया और विल्सन ने खोज निकाला और यह सिद्ध किया कि बिग बैंग की जो घटना है वह सच है। तो ये चार प्रमाण बिग बैंग के पक्ष में यहां पर हमने पढ़ लिए। अब तक हमने जो अध्ययन किया है वह किया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित विभिन्न अवधारणाएं क्या थी, ब्रह्मांड का अंत कैसे हुआ, उनसे संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं थी उनको हमने पढ़ा था। बिग क्रंच, बिग फ्रिज,
और आज हमने बिग बैंग सिद्धांत के संबंधित जो प्रमाण हैं, जो यह पुष्टि करते हैं कि वास्तव में बिग बैंग की घटना हुई थी, उन चारों प्रमाणों के बारे में हमने चर्चा की। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं निहारिका। नेबुला। अगर हमें खगोलकी में यह समझना है कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, उपग्रह का निर्माण कैसे हुआ, और जितनी भी हमें आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे हैं उनकी उत्पत्ति या निर्माण के बारे में समझना है, तो हमारे लिए यह बहुत ही जरूरी होता है कि हम निहारिका के बारे में समझें। अगर आपने निहारिका को समझ लिया तो आपके समझ में आ जाएगा कि तारों का निर्माण कैसे होता है, हमारे सूर्य का निर्माण कैसे होता है, हमारी पृथ्वी का निर्माण, मंगल का निर्माण, बुध का, बृहस्पति का, अरुण का, यानी कि जितना भी हमारा सौर मंडल है उसका निर्माण कैसे हुआ। ये खगोलकी के लिए, या कहिए कि जो ब्रह्मांडीय पिंड हैं, उनके निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर यह समझ आ गया तो आपके लिए चीजें जानना बहुत आसान है। नेबुला सिद्धांत खगोलकी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम समझते हैं निहारिका के बारे में। सबसे पहला प्रश्न आता है कि निहारिका किसे कहते हैं। निहारिका धूल और गैस का एक विशालकाय बादल होता है। गैस और धूल से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट, यह कई हजार प्रकाश वर्ष में फैली होती है। तीसरा, यह हजारों वर्षों में घूर्णन करती है। इसका घूर्णन काल हजारों वर्ष होता है। यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड में अंतर तारकीय माध्यम है, यानी कि तारों के मध्य,
बहुत बड़े बड़े धूल और गैस के बादल होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि गैसें विद्यमान होती हैं। इसके साथ ही साथ धूल के कण होते हैं, जैसे आयरन के यौगिक, कार्बन के यौगिक, सिलिकॉन के यौगिक। ये कई हजार प्रकाश वर्ष में तारों के बीच में फैले हुए होते हैं, जिसे कहते हैं नीहारिका। और इसका जो घूर्णन काल होता है वह कई हजार वर्ष तक हो सकता है। तो नीहारिका क्या है, हमने समझा कि अंतर तारकीय माध्यम में फैले हुए विशालकाय धूल और गैस के बादलों को नीहारिका कहते हैं, जो कई हजार प्रकाश वर्ष तक फैली हुई हो सकती है और जिसका घूर्णन हजारों वर्ष तक हो सकता है। अब देखिए, इसमें जो घूर्णन आता है, घूर्णन गति जो उत्पन्न होती है वह होती है कोणीय संवेग के कारण। होता क्या है, शुरुआती दौर में हमारे ब्रह्मांड में जगह जगह पर धूल और गैस के कण फैले हुए होते हैं और उन सभी का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसकी वजह से वो पास आते हैं। और जैसे ही वो एक दूसरे के पास आते हैं, वह संकुचित होते हैं और घूर्णन गति उनकी बढ़ जाती है। जैसे ही घूर्णन गति बढ़ती है, यह जो विशालकाय गैसीय बादल है, यह एक डिस्क के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अगला पॉइंट होगा धीरे धीरे घूर्णन गति का बढ़ना। तो घूर्णन गति क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो कण है वह आपस में पास आते हैं और पास आकर के जैसे जैसे पास आते हैं घूर्णन बढ़ता है, संकुचन होता है और प्लेनेटरी डिस्क का निर्माण होता है। धीरे धीरे घूर्णन गति का बढ़ना, प्लेनेटरी डिस्क का निर्माण। ये जो प्लेनेटरी डिस्क है, यह हमारे ग्रह व्यवस्था को निर्धारित करती है कि ग्रहों का आकार क्या होगा, इनकी गति क्या होगी। जिस दिशा में यह प्लेनेटरी डिस्क घूर्णन करती है, हमारे ग्रहों के घूमने का क्रम भी वही होता है और इसका जो आकार होता है, उसी आकार में हमारे ग्रहों की व्यवस्था निर्धारित होती है। तो यह प्लेनेटरी डिस्क ग्रह के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले नीहारिका क्या है? गैस और धूल का विशालकाय बादल, उनमें आपस में गुरुत्वाकर्षण लगता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे पास आते हैं, संकुचित होते हैं, घूर्णन गति बढ़ती है। घूर्णन के कारण वह एक डिस्क के रूप में परिवर्तित होता है, जिसे प्लेनेटरी डिस्क कहते हैं और आगे चलकर इसी डिस्क से हमारे तारे एवं ग्रह प्रणाली का निर्माण होता है। अब देखिए, यहां पर एक प्रश्न दिमाग में आएगा कि नीहारिका जो शब्द है या हम जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, वह घूर्णन के पहले की अवस्था है या घूर्णन के बाद की अवस्था है? क्योंकि शुरुआत में जो विशालकाय गैसीय बादल है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें पहले से ही घूर्णन है। मेरा प्रश्न यह है कि जो मान लीजिए कि कोई तारा है ए और एक तारा है बी,
और यह दूरी है कई हजार प्रकाश वर्ष। शुरुआत में यहां पर मान लीजिए कि ये बहुत सारे क्या हैं, धूल और गैस के कण हैं। इसे चित्र 1 समझ लीजिए, चित्र 1। ये शुरुआती दौर की बात है। अब यही आगे बात करें, इसमें क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद घूर्णन उत्पन्न हो जाता है। अब मान लीजिए कि कुछ समय के बाद इसमें घूर्णन उत्पन्न हो जाता है। तो प्रश्न यह है कि इसे हम नीहारिका कहेंगे या जो घूर्णन के बाद की जो अवस्था है उसे नीहारिका कहेंगे, या फिर हम इन दोनों को ही नीहारिका कहेंगे। तो देखिए, नीहारिका जो है वह एक विस्तृत खगोलीय घटना है। नीहारिका एक यानी कि जो नीहारिका है वह एक विस्तृत खगोलीय घटना है जो घूर्णन के पहले या बाद की अवस्था नहीं है। यानी कि अगर दिमाग में आए कि जो विशालकाय गैसीय बादल है उसे नीहारिका कहें, या फिर घूर्णन उत्पन्न हो चुका है उसके बाद की अवस्था को नीहारिका कहें, तो इस बात से इसका कोई मतलब नहीं है। नीहारिका का मतलब होता है विशालकाय गैसीय बादल, चाहे वह घूर्णन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। और आगे हम जब समझेंगे कि तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, आगे ये जो नीहारिका है इसी से तारों का निर्माण होगा। तो यह चैप्टर अगला चैप्टर होगा जब हम यह पढ़ेंगे कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, तारों का अंत कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे तारों के निर्माण में। तो नीहारिका के बारे में हमने पढ़ा कि नीहारिका क्या है, दूसरा कि नीहारिका घूर्णन के पहले की अवस्था है या बाद की अवस्था है। ये दोनों ही बातें क्लियर हो जाती हैं। अब देखते हैं हम नीहारिका का संगठन। नीहारिका का संगठन यानी कि जो नीहारिका का निर्माण होता है वह किन तत्वों से मिलकर होता है। तो देखिए, नीहारिका के निर्माण की अगर बात करके चलें तो इसमें गैसों का जो योगदान होता है वह होता है गैस का योगदान 99% लगभग। ये बाध्यकारी स्थिति नहीं है, लगभग का मतलब 98 भी हो सकता है। जो नीहारिका है उसमें गैसों का योगदान होगा 99%, और जो धूलकण हैं, धूलकण, उनका योगदान होता है इसमें 1%। अब देखिए, धूलकण की अगर बात करके चलें तो इसमें आ जाएंगे कार्बन के कण, आयरन के कण, सिलिकॉन के कण, यानी कि 99% नीहारिका में क्या होती हैं, गैसें होती हैं, और 1% धूलकण होते हैं, और धूल में कार्बन, आयरन, सिलिकॉन आदि। अब देखिए, अगर हम गैस की
गैस के डेटा की बात करके चलें तो सबसे ज्यादा जो प्रचुर मात्रा में होता है वह होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निहारिका का मुख्य तत्व होता है और इसकी जो मात्रा होती है हाइड्रोजन आप समझिए लगभग 90% लगभग। दूसरा होता है इसमें हीलियम, इसकी मात्रा लगभग 9%। तीसरा जो होता है इसमें वह होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा आप समझिए इसमें 0.5% के लगभग, लगभग 0.5%। इसके बाद अगर हम बात करके चलें तो इसके बाद आता है कार्बन। कार्बन की जो मात्रा लगभग समझिए 0.3% लगभग। और इसके बाद अगर हम बात करके चलें तो इसमें आएगा कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की लगभग 0.1% लगभग। और इसके बाद आप कह सकते हैं अन्य, और अन्य कह सकते हैं लगभग 0.1 से कम परसेंट, लगभग 0.1 से भी कम परसेंट से भी कम। तो यह होता है निहारिका का रासायनिक संगठन कि निहारिका किन तत्वों से मिलकर बनी है। तो सबसे ज्यादा योगदान होता है 99% गैसें, और गैसों में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम लगभग 90%, 99% इन दो गैसों का योगदान होता है। और यानी कि ये दो गैसें बहुत ही प्रमुख हैं। इसके अलावा ये अन्य गैसें हैं जो निहारिका में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी और कई सारी गैसें हैं। ये है निहारिका का रासायनिक संगठन की निहारिका किन तत्वों से मिलकर निहारिका का निर्माण होता है। अब देखिए दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि क्या निहारिका में पाए जाने वाले तत्वों का अनुपात समान होता है। क्वेश्चन क्या है, क्या सभी निहारिकाओं में तत्वों का प्रतिशत समान होता है। यानी कि क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक निहारिका, दो निहारिका, तीन निहारिका, 4, 5, 1000, 2000, क्या इन सभी निहारिकाओं में जितना हाइड्रोजन इसमें होगा उतना ही हाइड्रोजन इसमें होगा, जितना हीलियम इसमें होगा उतना ही हीलियम इसमें होगा, जितना नाइट्रोजन इसमें होगा उतना ही नाइट्रोजन, यानी कि जितनी भी निहारिकाएं हैं क्या उन सभी में जो तत्व पाए जाते हैं वह उनका प्रतिशत होता है वह समान होता है या नहीं। तो इसका जो स्पष्ट उत्तर है वह यह है कि ऐसा नहीं होता है। कई सारी निहारिकाएं होती हैं, निहारिकाओं के प्रकार होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखेंगे उत्सर्जन निहारिका, परावर्तन निहारिका, अवशेषी निहारिका, ग्रही निहारिका। तो ये जो निहारिकाएं हैं इन सभी में तत्वों का जो प्रतिशत होता है वह समान नहीं होता है। तो यहां पर हमारे समझ आता है कि सभी निहारिकाओं में
समान नहीं होता है। अब फिर एक दिमाग में प्रश्न आएगा कि क्या समान निहारिका में तत्वों का प्रतिशत समान होगा? जैसे कि ये तो अलग अलग निहारिकाएं हैं, जैसे कि ये अवशेषी निहारिका है, ये उत्सर्जन निहारिका है, ये ग्रही निहारिका है, ये परावर्तन निहारिका है, ये डार्क निहारिका है। तो इनमें तो तत्वों का प्रतिशत समान नहीं है। अब अगला प्रश्न यह है कि मान लीजिए एक निहारिका, दो निहारिका, तीन निहारिका, चार निहारिका, पांच ही निहारिका, और भी ऐसी बहुत सारी निहारिकाएं हैं, और ये सभी मान लीजिए कि अवशेषी निहारिकाएं हैं। ये भी अवशेषी निहारिका है, ये भी अवशेषी, ये भी अवशेषी, ये भी अवशेषी, और ये भी अवशेषी निहारिका है। अब प्रश्न यह है कि क्या अवशेषी निहारिकाओं में तत्वों का प्रतिशत समान होगा या नहीं होगा? तो इसका जो आंसर है वह यही है कि अवशेषी निहारिकाओं में भी तत्वों के प्रतिशत में कुछ मूलभूत अंतर आ सकता है। हालांकि कुछ बुनियादी तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नियोन है, ये लगभग लगभग सभी अवशेषी निहारिकाओं में विद्यमान होंगे। लेकिन अवशेषी निहारिका में भी हो सकता है कि किसी में सल्फर की मात्रा ज्यादा हो, किसी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, किसी में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो। तो समान निहारिकाओं में भी तत्वों का जो प्रतिशत है उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है। ये रहा निहारिकाओं का संगठन कैसे होता है और निहारिकाओं का प्रतिशत। अब हम पढ़ेंगे निहारिकाओं के प्रकार के बारे में। निहारिका मुख्यतः चार प्रकार की होती है। एक एक करके हम समझते हैं चारों के बारे में। पहली उत्सर्जन निहारिका। उत्सर्जन निहारिका किसे कहते हैं? तो देखिए होता क्या है कि जो ऊर्जावान तारे होते हैं उनके कारण विशालकाय गैस और धूल के बादल उनके विकिरण से, उनके खास करके पराबैंगनी विकिरण के द्वारा आयनीकृत हो जाते हैं। जो विशालकाय गैस के बादल हैं उनमें मुख्यतः जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, वह क्या हो जाती है, ऊर्जावान तारों के विकिरण के कारण, विशेषकर पराबैंगनी विकिरण के कारण उसमें आयनीकरण होने लग जाता है और वह चमकने लग जाती है। उसे कहते हैं हम उत्सर्जन निहारिका। जब ऊर्जावान तारों के पराबैंगनी विकिरण के द्वारा गैसें आयनीकृत हो जाती हैं तो यह निहारिका चमकने लगती है।
इसका जो उदाहरण है वह है, जैसे कि उदाहरण में लिखें ओराइन नेबुला, जैसे ओराइन नेबुला। विशालकाय गैसीय बादल है, पास में कोई तारा है, तारे के विकिरण से, खास करके पराबैंगनी विकिरण से उसकी जो गैस है उसमें आयनीकरण होने लग जाता है, आयनीकरण के कारण यह चमकने लगती है, इसे ही कहते हैं हम उत्सर्जन निहारिका, और इसका उदाहरण है ओराइन निहारिका। दूसरा प्रकार है परावर्तन निहारिका। जब ऊर्जावान तारे जो होते हैं उनके विकिरण के द्वारा उनका विकिरण निहारिका से परावर्तित होने लग जाए तो वह होती है परावर्तन निहारिका, और यह दिखाई देती है नीले रंग की, क्योंकि नीले रंग का फैलाव सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें लिख सकते हैं जब ऊर्जावान तारे का विकिरण विशालकाय गैस एवं धूल के बादल से परावर्तित हो जाए तब वह नीली दिखाई देती है। यानी कि इसका मतलब है कि इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह जो तारों का प्रकाश है उसको परावर्तित करती है और उसी की वजह से इसका रंग नीला दिखाई देता है। और नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, नीले का जो फैलाव होता है वह सबसे ज्यादा होता है। इसका जो उदाहरण है उसमें लिख सकते हैं उदाहरण रिंग निहारिका, रिंग निहारिका। दूसरा लिख सकते हैं इसमें हेलिक्स निहारिका, एक उत्सर्जन निहारिका, दूसरी परावर्तन निहारिका, तीसरी है इसमें ग्रही निहारिका। देखिए नाम को जानकर के ऐसा लग रहा होगा कि ग्रहों का निर्माण इसी निहारिका से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रही निहारिका कहने का मतलब यह है कि यह देखने में ग्रहों की तरह प्रतीत होती हैं। तो यहां पर इस भ्रम को आप दूर कर देना कि ग्रहों का निर्माण इस निहारिका से होता है। ग्रही निहारिका का तात्पर्य है क्योंकि यह देखने में ग्रहों की तरह प्रतीत होती है। इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए अगर हम ग्रही निहारिका के निर्माण की बात करें, निर्माण की अगर हम बात करके चलें तो जब सूर्य जैसे तारे अपने अंत समय में होते हैं, यानी कि जब कोई सूर्य जैसा तारा मृत होता है तो वह अपनी भारी परतों को खो देता है, उसकी जो बाहरी परतें होती हैं वह अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं।
और जब वह अंतरिक्ष में बिखरती हैं तो जो कण हैं वह आपस में ग्रेविटेशन के कारण पास आते हैं और इसी क्रम में वह ग्रही निहारिका का निर्माण करते हैं। यानी कि जब सूर्य जैसा तारा मरता है तो वह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ता है, जिससे ग्रही निहारिका का निर्माण होता है। ग्रही निहारिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यह देखने में ग्रहों की तरह प्रतीत होती हैं। निर्माण कब होता है? जब सूर्य जैसा तारा मरता है। सूर्य जैसे का मतलब कि उसी के समान द्रव्यमान का, प्लस माइनस 20% कह सकते हैं कि सूर्य से 20% बड़ा या 20% छोटा, उसके बीच में कहीं भी कोई ऐसा तारा अगर मरता है तो वह क्या करता है? रेड जायंट बनता है और रेड जायंट बनने के बाद वह अपनी भारी परतों को अंतरिक्ष में बिखेर देता है और उसके बाद जिस विशालकाय गैसीय बादल का निर्माण होता है उसे कहते हैं ग्रही निहारिका। और इसका जो उदाहरण है आप लिख सकते हैं ग्रही निहारिका में। देखिए, ग्रही निहारिका का उदाहरण है रिंग और हेलिक्स निहारिका, वह परावर्तन निहारिका का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिए कि रिंग एवं हेलिक्स निहारिका। अब देखिए चौथी निहारिका की हम बात करके चलें कि निहारिका का जो चौथा प्रकार है वह है अवशेषी निहारिका। अवशेषी निहारिका का निर्माण होता है जब सूर्य से बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में होता है। जब बहुत बड़ा तारा मरता है तो वह सुपरनोवा विस्फोट करता है, एक बहुत धमाकेदार आवाज होती है और उससे बड़ी मात्रा में पदार्थ बाहर निकलता है बहुत तेजी के साथ और बहुत दूरी तक फैलता है। और जब वह गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आता है तो जिस निहारिका का निर्माण होता है उसे कहते हैं हम अवशेषी निहारिका। यानी कि निर्माण की अगर हम बात करके चले, सूर्य से बड़े तारे जब मरते हैं तो सुपरनोवा से गुजरते हैं। जिसके कारण बड़ी मात्रा में पदार्थ बाहर निकलता है।
और अवशेषी निहारिका का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है जैसे क्रैब निहारिका, 1054 सुपरनोवा से इसका निर्माण होता है। इसका जो उदाहरण है वह है उदाहरण की अगर हम बात करके चलें तो क्रैब निहारिका, एक 1054 सुपरनोवा, यानी कि जो अवशेषी निहारिका क्या है, जब सूर्य से बड़ा तारा अपने अंतिम समय में होता है तो वह सुपरनोवा से गुजरता है। सुपरनोवा का मतलब है कि वह तारा अपनी भारी परतों को अत्यधिक तेज विस्फोट के साथ अंतरिक्ष में फेंकता है, वह पदार्थ बाहर निकलता है और अवशेषी निहारिका का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है क्रैब निहारिका। तो ये रही आपकी 4 प्रकार की निहारिका। पहली उत्सर्जन निहारिका, दूसरी परावर्तन निहारिका, तीसरी ग्रही निहारिका और चौथी अवशेषी निहारिका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।